हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये रिवीजन सीरीज चल रही है, एक प्रकार से इंटेंस रिवीजन सीरीज है। अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो मुझे भी ठीक से याद नहीं कौन कौन सी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये हमारा स्टैटिक जीके का तीसरा पार्ट है। और हम इसमें स्टैटिक जीके में 7 पार्ट करने वाले हैं। टोटल 7 पार्ट करने वाले थे, और इसके माध्यम से हम सारे जो मेन टॉपिक हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने वो पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा, तो वो जाके आप इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर वो 2 लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर आपने अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। पीटीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन है, इसमें 100+ टेस्ट है और ये 499 में है, प्राइस है। अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो आपके लिए कम भी कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। कहाँ पर मिलेंगी? प्राइम जीएस एकेडमी ऐप पर मिलेगी आपको ये टेस्ट सीरीज। ठीक है। और जो सारे टेस्ट हैं, 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें से 10 टेस्ट और भी मैं आपको मतलब टोटल 10 कर दूंगा, 5 और ऐड कर दूंगा इसमें, तो आपको ये टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिसके लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की वर्तमान संख्या, मतलब वर्तमान में संख्या पूछी हुई है, कितनी संख्या है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में एक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है एसएससी वाला। तो एसएससी बल्ला नहीं, एसएससी वाला। ठीक है। तो लगभग 22 हैं, लगभग क्या 22 ही हैं। ठीक है। तो पहले 1950 में जब ये शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची, तब टोटल भाषाएं थी जो, वो 14 भाषाएं थी इसमें। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है। उसके बाद 1967 में सिंधी ऐड कर दी गई, सिंधी जोड़ दी गई। 1992 में कोंकणी को ऐड कर दिया गया, कोंकणी को ऐड कर दिया गया। और उसके बाद कोंकणी मतलब कोंकणी, यहाँ पर नेपाली और मणिपुरी, इन लैंग्वेज को हमने ऐड कर दिया गया। उसके बाद 2003 में 4 लैंग्वेज और जोड़ी गई, जैसे कि बोडो। इनके नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नाम आपको याद करने बहुत जरूरी है। बोडो, डोगरी, और इसके बाद मैथिली और संथाली, ये लैंग्वेज ऐड कर दी है। ठीक है। सो आपको इन भाषाओं को याद करना है, और इन भाषाओं को याद करना जो 1967, 1992 और 2003 में जो ऐड की गई हैं। बाकी 22 भाषाओं के बारे में आपको पता है। और हाँ, इसमें जो टॉपिक है, जैसे पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम है। पहली अनुसूची एक इम्पोर्टेंट अनुसूची है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में कमेंट सेक्शन बताना है आपको। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। पांचवी पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के बारे में बताना है आपको। इनको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। सातवीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन है, इसके बारे में है यहाँ पर, या कहें विषयों का बंटवारा कह सकते हैं। शक्तियों का विभाजन है या विषयों का बंटवारा दिया हुआ है, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके बारे में है इसमें। 8वीं सूची में भाषाएं होंगी। 9वीं सूची में भूमि से संबंधित कुछ कानून हैं, और इसके अलावा एक और है यहाँ पर प्रावधान है इसमें कि अगर कोई भी 9वीं सूची में कानून डाल दिया जाता है तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। बट इसमें परिवर्तन कर दिया गया था केशवानंद भारती केस में, और बोला गया था 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी प्रावधान जोड़े जाएंगे उसमें समीक्षा की जा सकती है। तो 9वीं सूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं सूची में नगर पंचायत पंचायती राज, और 12वीं सूची में नगर निगम दिया हुआ है। सो कुल मिला के ये सारी अनुसूचियां हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखते हैं हम, भाषाएं हैं। संघराज्य की भाषा नीति और विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषाओं का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये सारी चीजें हैं 2003 में जोड़ी गई थी, जो भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत की तटरेखा बांग्लादेश के साथ साझा की गई सीमा से अधिक लंबी है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तटरेखा जो है बांग्लादेश के साथ साझा की गई सीमा से अधिक लंबी है। हाँ, बिल्कुल सही है ये वाला। इसमें पूछा है भारत की जो तटरेखा है ना, जैसे ये वाली जो तटरेखा है, यहाँ से लेके गुजरात से लेके और यहाँ तक, तो ये जो वाली तटरेखा है, यहाँ पे जो एक क्या तटरेखा किससे, बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है ना जो भारत, तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है इससे अधिक है। वो तो सहायक तौर पे है। तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये वाला पहला गलत है। तो बांग्लादेश के साथ जो साझा करता है वो 4096.7 किलोमीटर है।
इतनी साझा करता है। वहीं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर है कुल। ठीक है। और जो भारत की जो तट रेखा है, जो ये वाली तट रेखा है पूरी टोटल, एक कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। तो इसलिए ये तट रेखा बहुत अधिक हो गई है। ठीक है ना। और जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है, ये कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर कुल मिला के। और जो कितने देशों के साथ साझा करती है स्थलीय सीमा, तो 7 देशों के साथ साझा करती है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। और हाँ, इसके लिए मैंने एक जियोग्राफी की वीडियो बनाई हुई है, इंडियन जियोग्राफी की वीडियो है, कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी है, तो उसको जरूर देख लीजिए आप। इंडियन जियोग्राफी की वीडियो है, जिसमें कंप्लीट है, सब कुछ है दिया हुआ है ना। और इसकी जो लिंक है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा होगा। तो इसमें है, पहला कथन गलत है, क्योंकि बांग्लादेश के भारत के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4,096.7 किलोमीटर साझा करता है, पाकिस्तान के साथ 3,323। कथन दो सही है, भारत की जो तटरेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर साझा की गई है। और भारत की कुल सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर 7 देशों के साथ साझा की गई है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो किन राज्यों में विस्तृत है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार का यहाँ पर त्रिकोण टाइप का बनता है। तो ये यहाँ पर कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक। जब आप भारत का नक्शा बनाते हैं यहाँ पे, तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ता है, ये वाले क्षेत्र में, तो यहाँ वाला ये क्षेत्र तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है, और ये वाला कर्नाटक का, और ये वाला केरल का। हाँ हाँ, ये केरल का और ये कर्नाटक का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे, यहाँ कर्नाटक है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर सही आंसर है। और यहाँ पर लिखा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। यह जो है 1986 में स्थापित हुआ था, और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भारत का 2000 में इसको यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया हुआ था। और यह पश्चिमी घाट की जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, और वह यहाँ पर नीलगिरी, ताहिर, शेर, पुंछ, मकाक जैसी स्थानिक प्रजातियों का एक घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो इनका सही मिलान करना है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? अगर कुछ भी आपको याद नहीं है तो देखो, सबसे पहले आपको कौन कौन सा याद हो सकता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको आराम से याद हो सकता है, सो बी का आपका पहला हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना ही चाहिए भाई, ये तो बहुत सरल है, यहाँ पर शेर मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको पता होना चाहिए, पेरियार नदी में यहाँ से बगल से निकलती है, इसके पास से ही निकलती है, तो केरल में पड़ता है। तो डी का चौथा नंबर हो गया, और आपका जो है ए का पहला हो गया। ए का पहला हो गया। टोटल कितने हो गए? इतने पॉइंट हो गए आपके। तो ए का पहला, ए का आपका, ए का आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, और डी का चौथा आपका ए नंबर सही है। ए नंबर सही है। यहाँ पर देखते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है यहाँ पर। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, और जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 5 नंबर, निम्नलिखित रामसर साइट्स, जो रामसर स्थल है, मैं एक प्लान बना रहा था छोटा सा, तो मैं रामसर स्थल से जितने हैं सबके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। मतलब छोटी नहीं, थोड़ी सी बड़ी लंबी रहेगी वीडियो, क्योंकि सारे के सारे जितने 90 के आसपास हैं, तो सारे के सारे जो रामसर स्थल हैं उनको कवर करने के लिए थोड़ी सा टाइम चाहिए होगा। तो हो सकता है 1 आवर समथिंग लग जाए। तो इसको मैं कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो क्योंकि इसमें क्या होती है, सारी झीलें कवर हो जाएंगी तुम्हारी, बहुत सारी झीलें कवर हो जाएंगी, सारी तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी झीलें कवर हो जाएंगी। और इसी में मैं ऐड कर दूंगा झीलों वाला एक पॉइंट भी ऐड कर दूंगा, या अलग से बना दूंगा। अब मैं कुछ एक प्लान बना रहा था, जैसे एक प्लान बना रहा था कि जैसे डीले प्राइम जी के शो नाम से लाऊं, और जो स्टैटिक जी के वाला है प्राइम जी के शो के नाम से एक लेके आऊं, सुबह 7 बजे, 7 बजे के आसपास इसको लाइव लेके आऊंगा लेक्चर को। और इस लेक्चर में मैं डेली के डेली एक टॉपिक रखूंगा, कि हाँ जैसे भारत की झीलें हो गई, तो 10-15 मिनट में भारत की झीलें निपटा दूंगा, और उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो गए,
या तो फिर ऐसा करूँगा कि इस वीडियोज़ को अलग से डेली के डेली बेसिस पे अलग बनाता जाऊँगा, और डेली प्राइम जीके सुख में ऐसा पॉसिबल वे में है, मेरा प्लान है, पता नहीं क्या फ़ॉलो करता हूँ, कि 25 से 30 क्वेश्चंस। आपको अगर लगे कि ये प्लान फ़ॉलो करना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएँ कि प्लान फ़ॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये वाला प्राइम जीके शो है, 25 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, या कोई एक डेली टॉपिक खत्म करना है। टॉपिक हो गया या कुछ भी, स्पेशली स्टैटिक जीके के, जो भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं वो। ठीक है? तो हाँ, इसको खत्म, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, कंप्लीट नहीं किया। रामसर स्थल है जो, तो रामसर स्थल जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जो शामिल किया गया था, तो इसको कब शामिल किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में शामिल किया गया था, रामसर स्थल में। रामसर शहर है जो, वो कहाँ पर स्थित है? ईरान में। ठीक है? और चिल्का झील है जो 1981 में, और जो बुलर झील है 1990 में, और हरीके जो झील है, इसको भी 1990 में शामिल किया गया था। तो कुल मिला के 2 आ जाएगा, 79, 1, 2, 1, यहाँ पे तो कुछ भी लगा दो, 1, 2, 3, 4 भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वो भी सही है, ये नंबर भी सही हो सकता है, 2, 1, 3, 4 भी लगा दो तो वो भी सही है, कोई भी, क्योंकि सन एक टाइम पर ही है, कोई इशू नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे शामिल होती हैं, तो उसमें अंतर हो सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं कि किस डेट को शामिल किया गया था, सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है कि कब शामिल किया गया था। ठीक है? और रामसर जो आर्द्रभूमि संरक्षण वो हुआ था, समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन जो है, कब हुआ था? ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए था, 1971 में हुआ था, और जो भारत है वो 1982 में इसमें शामिल हुआ था। इतना डिटेल में और ज़्यादा डीप में नहीं जाना अभी। तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, भारतीय रामसर साइट बनी, चिल्का झील जो 1981 में दूसरी साइट बनी, और वुलर झील जो 1990 में मान्यता दी गई, और हरीके झील 1990 में शामिल हुई, और रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 1971 में हुआ, और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। एंडीज पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह केवल 3 देशों में फैली है। तो कथन सत्य है वो पूछ रही है। तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर सही है। इसके बारे में थोड़ी सा फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो, वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जहाँ पर उत्तर अमेरिका लिखा है, ये वाला गलत हो गया। ठीक है? फिर इसमें लिखा है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो एकदम सही है। जो लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली है, 7 देशों में विस्तृत है। तो जब 7 देशों में विस्तृत है तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है? और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है, तो एंडीज का सर्वोच्च शिखर एंकोगुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? हिमालय है। तो आपका ए वाला भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? सी नंबर सही था आपका। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर एंडीज की ही जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कितना हुआ? एंकोगुआ, मतलब 6,962 मीटर है। और यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों में फैली है? तो वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। कौन कौन से? एक बार रट्टा मान लो आप अच्छे से। जैसे वेनेजुएला, वेनेजुएला में तेल संकट की स्थिति थी, तो वेनेजुएला को ऐसे इस तरीके से याद कर लो। कोलंबिया में हाल ही में आग लगी हुई थी, वहां पे। इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, बोलीविया और चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इनको आप रट्टा मान लो किसी भी हाल में। बहुत छोटे छोटे टॉप मतलब क्वेश्चंस हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। हालांकि इतना डीप नहीं जाएगा कि सारे कंट्रीज का नाम पूछ रहा है, बट अगर आप किसी और एग्जाम प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें हो सकता है डीप भी चला जाए। बट एसएससी इतना डीप नहीं जाएगा कि सारे कंट्रीज का नाम पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। गोबी रेगिस्तान विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान कहाँ? विश्व का सबसे चौथा बड़ा रेगिस्तान है। तो इसमें से सही और गलत देखना है तो दोनों सही है। सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, सही है। और गोबी रेगिस्तान जो कि मंगोलिया में पड़ता है, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये भी सही है। और मंगोलिया और चीन में पड़ता है। सो सहारा रेगिस्तान में जो विश्व के कुछ सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, जैसे कौन कौन से हैं? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका जो है वो शीत रेगिस्तान बोला जाता है, या बर्फ का रेगिस्तान भी इसको बोलते हैं। वहीं आर्कटिक में है जो शीत रेगिस्तान, इसको भी बोलते हैं आर्कटिक को, इसको भी शीत रेगिस्तान बोलते हैं। सहारा गर्म रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान भी पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सहारा रेगिस्तान कितने कुल 11 देशों में फैला हुआ है। अगर आप में क्षमता है तो इन 11 देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि सहारा रेगिस्तान किन 11 देशों में है, किन 11 देशों में है, किन 11 देशों में है। चाहे वो गूगल सर्च करके ही बताओ, लेकिन बताओ। गूगल सर्च करके बता सकते हो, विकीपीडिया से सर्च करके बता सकते हो, और इसकी ट्रिक देखनी चाहिए सबसे पहले। मुझे लगता है ट्रिक याद करना चाहिए, किस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि आप ऐसा मैप बना लो और इस सीक्वेंस से जाओ और यहाँ से याद कर लो, इस सीक्वेंस से तो आपको सारे कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे 11 के 11 एक सीक्वेंस में याद करोगे तो। अगर आप वैसे बिना उसके करोगे तो आपको याद नहीं होंगी 11 के 11 कंट्री। ठीक है, फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह रूसी सहयोग से निर्मित है, और यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। तो जो कुडन का कुलन है जो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। ठीक है, और यह रूसी सहयोग से निर्मित है, एकदम सही है, रूसी सहयोग से ही निर्मित स्थित है। और भारत रूस संधि के तहत रोसाटॉम के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा ये नहीं है, तारापुर है, वो उसका नाम आपने सुना ही होगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर यहाँ पर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित हुआ था। ये भी रूस के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 1970 के दशक में हुई थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। हाँ, कुडनकुलन में BBER 1000 रिएक्टर लगाए गए हैं, और यह भारत की सबसे परमाणु ऊर्जा परियोजना है। कुडनकुलम याद रखना है आप। और पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 नंबर। विशाखापट्टनम बंदरगाह के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह पश्चिमी तट पर स्थित है, यह प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, यह केवल निजी स्वामित्व में स्थित है। तो सबसे पहले जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसके बारे में एक ही चीज फेमस है कि यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पास स्थित है। ठीक है, सो इसलिए प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, समझे। यहाँ पर ये प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। पूर्वी तट में सबसे कम बंदरगाह हैं पूर्वी तट पर। इसका कारण क्या है, पूर्वी तट पर बंदरगाह कम होने के कारण क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह कम है, जबकि यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत सारे मिलते हैं आपको। ठीक है, और मे ह्यूमन मेड भी हैं, कृत्रिम बंदरगाह भी हैं। बट वहीं यहाँ पे बंदरगाह कम है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अधिकतर नदियां डेल्टा बनाती हैं और यहाँ पर ऊंचाई भी कम है, तो इसलिए पूर्वी तट पर तो यह प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। ठीक है, और भारत का सबसे जो बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ, दूसरा पश्चिमी तट पर स्थित है, नहीं पूर्वी तट पर स्थित है, और केवल निजी स्वामित्व में नहीं, निजी स्वामित्व में नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं, विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना का कमान का मुख्यालय है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। और विशाखापट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर, कथन ए, कालीकट हवाई अड्डा केरल राज्य में स्थित है। कालीकट केरल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और व्यापारिक केंद्र है। तो इसका जो है कि कालीकट हवाई अड्डा केरल राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, स्थित ही है। कालीकट केरल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार केंद्र, ये भी सही है। अभी यहाँ तो कौन आया था कालीकट में, कौन आया था उसका नाम बताओ आप। कोई आया था कालीकट में, यहाँ आया था। ठीक है, जो कालीकट में आया था उसका नाम बता दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये व्यक्ति कालीकट में आया हुआ था। जो काम नहीं कर रहा है यार। हाँ, करने लगा काम।
तो जो कालीकट में कौन आया हुआ था, तो एक व्यक्ति था, वहाँ से नाम है, उसका कमेंट सेक्शन में बता दो आप नाम। तो कालीकट हवाई अड्डा केरल राज्य में स्थित है, ये भी सही है, और कालीकट केरल का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जब रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो वो कैसा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी नंबर सही है। यहाँ पर देखिए कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अब कैरिकोड हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, और केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित है। कारण आर भी सही है, कालीकट वास्तव में केरल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार केंद्र था। अब यहाँ पे कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 में, भारत पहुंचने का मार्ग पूछा था, और आर्य की सही व्याख्या नहीं, क्योंकि हवाई अड्डे की स्थापना का कारण ऐतिहासिक महत्व नहीं बल्कि भौगोलिक और आर्थिक कारक भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ से पर स्थित है। मैंने बताया था कि एक मैंने रेलवे से संबंधित वीडियो बनाई हुई है। तो रेलवे से संबंधित जो वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने रेलवे से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, वो मैंने कवर किए हुए थे। एक प्रकार का स्टैटिक जीके ही है, तो उसको आप देख सकते हो, और वहाँ पे आप इसके माध्यम से तैयारी कर ठीक ठाक कवर कर सकते हो। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, कहाँ पर स्थित है, हुबली कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में। तो जो करीब करीब 1507 मीटर लंबा है, 1507 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर का है। वहीं जो गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, जो पहले था गोरखपुर में था, वो 1366.33 मीटर लंबा था। और इसके तहत मतलब हाल ही में ऐसी कई सारी योजनाएं आई, दुनियादारी की योजनाएं आई, इसकी वजह से जो हुबली है वो सबसे ज्यादा था। और कोल्लम जो केरल में है वो भी एक लंबा प्लेटफॉर्म है, और यह है जो भारत की रेल है वो चौथी सबसे बड़ी रेल है, दुनिया की रेल प्रणाली है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मेघालय राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो मेघालय राज्य की, अब कई बार दिमाग में आ जाता होगा यार खासी होगी, हिंदी तो पॉसिबल नहीं है, गारो हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये दोनों नहीं है। ये वहाँ की जनजातियां भी हैं, लैंग्वेज भी है, बट वहाँ ऐसा नहीं है कि वो आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो मेघालय एक राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। यह भारत के उन राज्यों में से जहाँ स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। मेघालय में मुख्यतः खासी, गारो, जयंतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, मैं पहले ही बता रहा था आपको। और ये संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, ये कोई भी अनुसूची में नहीं है। नागालैंड भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। तो किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, तो वो है अफगानिस्तान। अब इस बात को कई बार लोगों में कंफ्यूजन है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा नहीं लगती है। अरे भाई लगती है, देखो दो प्रकार के मैप हैं। एक जो है भारत द्वारा स्वीकृत है, भारत द्वारा जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा। एक दूसरा मैप जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैप द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये मानती हैं कि जो ए वाला एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ का एरिया हो गया, ये सारा एरिया हो गया, तो ए वाला जो एरिया है यहाँ पे, एक इसका पीओके का पार्ट मतलब पाकिस्तान का पार्ट है। जबकि जो भारत सरकार है वो इसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहती है, पीओके कहती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहती है। और जबकि जो पाकिस्तान है उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। सो इस आज़ाद कश्मीर, और कहते हैं कि हमने इस पे अपनी संप्रभुता है उसकी। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है वो ये मान्यता है कि पीओके पाकिस्तान का है। वो तो वैसे ही दोगलापना है, का दोगलापना है भाई, है ना। और ये दोगलापन से बचने के लिए हमें ये कोशिश करनी है भाई कि हमारा भारत है तो हमें हमारी तरफ से तो कम से कम ये हमारी अपनी सीमा होनी चाहिए कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है वही सही है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान जो है भारत की सबसे सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, जिसकी कुल लंबाई जो है 106 किलोमीटर है ना। और यहाँ पे भारत सरकार इंपॉर्टेंट है, नॉट अंतर्राष्ट्रीय। हमें अंतर्राष्ट्रीय वाले क्या कर रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो स्वीकृति दी है वही है, ठीक है यहाँ पे। और हर साल एक बार मैप जारी करती है भारत सरकार, बताती है कि ये वाले जो क्षेत्र हैं, पॉलिटिकली मैप जारी करती है, पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल मैप जारी करती है। और ए मैप के माध्यम से जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वो भी बताती है, कहते हैं भारत हमारा है। तो जो इसमें है चीन इसमें हस्तक्षेप करता है और बोलता है कि नहीं ये गलत है ना। अब इसका जो है वो सब नहीं पढ़ेंगे अभी हम, अभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, भारत पाकिस्तान के साथ पाक सबसे छोटी स्थलीय सीमा है जो 106 किलोमीटर लंबी है।
और यह सीमा पाक अधिकृत के बखान गलियारे के माध्यम से है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। आज मान लो एक चीज और है यहाँ पे, मान लीजिए इस पीओके हम किसी भी अल पे हासिल कर लें, बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ईरान के लिए हमें जब व्यापार करना पड़ता है तो हमें बहुत सारा एरिया इधर उधर से भागना पड़ता है। जैसे हम जब ईरान के लिए जाते हैं तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, पूरा यहाँ से लेके इतना फिर ऐसे ऐसे फिर हमें जाना पड़ता है। और वहीं अगर हम मान लो हमारा व्यापार डायरेक्ट हमारा पीओके हमारे साथ होता है तो अफगानिस्तान के साथ और मध्य एशियाई कंट्रियों के साथ हम सीधा जुड़ सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला घाटा हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? सो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है जो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ग्रेट रण बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ का रण वो पूछ रहा है ना, तो कच्छ का रण कहाँ पे है? ये है गुजरात में है। और थार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ए नंबर का दूसरा, ए नंबर का दूसरा, और फिर इसके बाद आता है ग्रेट रण बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में है, सो बी का तीसरा। और फिर इसके बाद आता है आपका थार बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब सी का पहला। और उसके बाद मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में आता है। यहाँ पर तो कुल मिला के ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का पहला हो गया और डी का चौथा हो गया, तो ए नंबर सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तमिलनाडु, जहाँ पर मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर सी काऊ नाम से एक जानवर पाया जाता है, जो जानवर इन द सेंस की समुद्री जीव है, समुद्री जीव है, पाया जाता है, जिसको ड्यूगोंग कहते हैं, सी काऊ कहते हैं, ड्यूगोंग। ये प्रीवियस क्यू में भी पूछा गया है कुछ एग्जाम में, जरूरी नहीं किसी में पूछा गया हो। सो ये इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर लिखा है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण करता है। और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रेट रण बायोस्फीयर रिजर्व है जो गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। और थार बायोस्फीयर रिजर्व जो है राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट, मंडला और बालाघाट जिले में। बालाघाट के जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तो वहाँ पे भी कुछ क्षेत्र आता है इसका, बट जो मेनली क्षेत्र इसका है वो कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। और यही जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था, और 1973 में इसको 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो इसको भी शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल में से एक है, और 12 सिंगा दलदली हिरण का भी महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक इसी क्षेत्र से प्रेरित है, यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 16। निम्नलिखित रामसर साइटों में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका लेक, चंद्रताल और पोंग पोंग बांध, तो ये सारी जो झील हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? रामसर साइट्स, रामसर स्थल, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। रेणुका झील जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, सिरमौर जिले में मिलती है। अब जो है इसको 2005 में रामसर साइट्स बनाया गया था, और सिरमौर जिले में ही हट्टी समुदाय की जनजाति मिलती है, हट्टी समुदाय जनजाति। हाल ही में ये आरक्षण को लेकर विवादों में थी, आरक्षण को लेकर बहुत विवादों में थी, ठीक है। इसके अलावा आता है चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल लेक जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है, स्पीति में स्थित है। और इसको भी 2005 में ही मान्यता मिली थी। और पोंग बांध जो लेक है, ये इसको एक प्रकार से महाराणा प्रताप सागर बांध है, जो महाराणा प्रताप सागर बांध है जो कांगड़ा में, इसे ही कहा जाता है पोंग बांध या पोंग झील। और इसको 2002 में शामिल किया गया था।
और सभी जो हैं वो उच्च तुंगता वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी औसत ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ये। तो सबसे पहले तो देखो आपका हिमालय आ जाता है। हिमालय औसत ऊंचाई बतानी है। हिमालय की जो औसत ऊंचाई ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है, लगभग 6000 मीटर है। मतलब जितनी सबसे अधिक ऊंचाइयां थी और सब ऊंचाइयों को ले लो, उसमें से जो औसत निकलेगा उसका औसत निकालेंगे तो 6000 मीटर है। वहीं जो एंडीज है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एंडीज। तो एंडीज की जो है लगभग औसत ऊंचाई जो है एंडीज की वो 4000 मीटर है, 4000 मीटर है लगभग के आसपास। तो 4 नंबर आ गया। फिर उसके बाद आता है रॉकी पर्वत, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 3000 मीटर है। तो रॉकी पर्वत आ जाता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद आता है आल्पस। तो आल्पस की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 2500 मीटर के आसपास है। सो किस नंबर पे, तीसरा। सो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ए नंबर सही है। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर। एंडीज का अंकोंगुआ है 6962 मीटर। और राष्ट्रपति का जो माउंट एल्बर्ट है 4004, रॉकी का माउंट एल्बर्ट है 4401 मीटर है। ऑल्पस का माउंट ब्लांक है जो 4809 मीटर है। तो आपको इनके याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 है, कालाहारी रेगिस्तान मुख्यतः किन देशों में विस्तृत है। कालाहारी रेगिस्तान के बारे में पूछा है, मुख्यतः किन देशों में विस्तृत है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया। अब कालाहारी रेगिस्तान के बारे में पूछा है तो सीधा सीधा है, आप कुछ एक सिंपल सा है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, इसको याद कर लो। अफ्रीका वाले क्षेत्रों में है। ये 3 कंट्री है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका। इन 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। और जो ये रेगिस्तान है विश्व का छठा छठवें नंबर पे सबसे बड़ सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हाँ, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट, तो इसमें कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर मिलती हैं। मेरे साथ पढ़ के देखो एक बार, आप जहाँ पे बैठो उसी तरीके से, शांति तरीके से। जैसे अगर लाइब्रेरी में बैठो तो लाइब्रेरी में पढ़ो इसको, कि कलाहारी रेगिस्तान कहाँ पर मिलता है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका कंट्री मिलता है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, इस प्रकार से रट्टा मारो, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, आपको कुछ एक चीजें तो रट्टा मार के चलनी है। और यहाँ पर देखो कुछ एक जनजाति मिलती है कालाहारी रेगिस्तान में, तो वो जनजाति का है बुशमैन। बुशमैन जनजाति मिलती है, बुशमैन जनजाति मिलती है। तो इसको रट्टा मार लेना है। और जो अन्य सभी देश हैं जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, यहाँ पर कौन मिलता है, सहारा रेगिस्तान मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंट्री हैं। मतलब 2 कंट्री अभी भी छूटी हुई हैं जहाँ पर आपको बताना है कि मतलब सहारा रेगिस्तान मिलता है। मतलब टोटल 11 कंट्रीज है ना। सहारा रेगिस्तान कितने, 11 देशों में मिलता है। अब इन 11 देशों का कंट्री का नाम आपको बताना है। ये लिखा हुआ है, विश्व का सबसे छठा बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19वां आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह अमेरिकी सहयोग से निर्मित हुआ। अमेरिका ने कब सहयोग किया भाई तुम्हारा, और परमाणु ऊर्जा में पॉसिबल ही नहीं है वो सहयोग कर दे। हाँ साला। तो 1969 में चालू हुआ था। बिल्कुल सही है, एक तो पहला नंबर सही हो गया। अमेरिकी सहयोग से बिल्कुल नहीं, है ना। अमेरिकी सहयोग से नहीं, इसकी एक कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, इस सहयोग से निर्मित हुआ था, जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से। ठीक है। तो वैसे पॉसिबल ये है कि अमेरिकी सहयोग बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्टली तो सहयोग नहीं दिया था, कंपनी ने इसका सहयोग दिया था, तो उन्होंने उसको पैसे दिए थे। केवल एक और दो, दोनों भी हो सकता है और नहीं तो एक भी हो सकता है इसका। ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR तकनीक का उपयोग किया गया था। इस तकनीक को याद जरूर कर लेना है, BWR। और 4 रिएक्टर इकाइयां कार्यरत हैं। यह भारत के परमाणु कार्बन की आधारशिला थी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में स्थापित हुआ है। क्योंकि जब मुंबई पे एयरपोर्ट पे मुंबई पोर्ट पर जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा था तो इस पोर्ट को बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये नया पोर्ट है अभी हाल ही में। सो ये सबसे पुराना बंदरगाह नहीं है। यह कंटेनर ट्रैफिक में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाँ, ये हो सकता है, जो कंटेनर ट्रैफिक है उसमें सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि शिफ्ट ही किया गया है। यह गुजरात में स्थित है। सो गुजरात में नहीं स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। यह केवल तेज परिवहन के लिए उपयोग होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है।
कोई भी चीज़ जहाँ पे भी केवल वर्ड लगा हो गलत भी होता है पॉसिबल वे में। इसका जो सही आंसर हो गया वो बी नंबर सही हो गया। एलिमिनेट करना है चीज़ों को सबसे बेटर रहेगा। तो यह कंटेनर ट्रैफिक में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो न्यावा सेवा महाराष्ट्र में मुंबई के पास स्थित है। कंटेनर ट्रैफिक दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह है और यह भारत के कुल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 50% हैंडल करता है। 1989 में शुरू हुआ था और आधुनिक तकनीकी सिले से यह प्रमुख बंदरगाह है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट कहाँ पर स्थित है? सरदार अभी हाल ही में बना हुआ था, जब नाम चेंज किया हुआ था तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इतना तो याद होना चाहिए आपको। पहले अहमदाबाद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया था। ठीक है, और गुजरात में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक था ये, और पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यहाँ से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेल मार्गों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो मुंबई थाड़े रेल लाइन है वो सबसे पहले ही स्थापित की गई थी। उसके पहले भी एक और स्थापित की हुई थी, कलकत्ता रानीगंज है जो, वो भी स्थापित की हुई थी 1854 में। लेकिन सबसे पहले जब नाम आता है वो 1853 में का नाम आता है, मुंबई थाने रेलवे लाइन। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो कलकत्ता रानीगंज रेलवे लाइन 1854 में। उसके बाद जो है हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन है, हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन है जो कि बाद में विकसित हुई थी, बाद काफ़ी टाइम बाद उसमें विकसित हुई। और मद्रास अरकोणम है जो, ठीक है, तो मद्रास अरकोणम जो लाइन है वो 1856 में विकसित हुई थी, 1856। तो सबसे पहले कौन सी आ गई? मुंबई थाने भी आ सकती है, और फिर चार चार नंबर पे आ सकती है कलकत्ता रानीगंज रेलवे लाइन, और उसके बाद आती है मद्रास अड़कोणम लाइन तीसरा नंबर का, और फिर उसके बाद दूसरा कौन सी बची आपका? दूसरा नंबर का। तो 1 4 3 2 ये नंबर सही है। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। 1853 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 1854 में पूर्ण रूप से शुरुआत हुई थी। अब इतना डीप फैक्ट नहीं जाना, तो आपको यही याद रखना है 1853 में शुरुआत हुई थी, नॉट 1854 में। तो याद मत रखना, जरूरी नहीं है 1854 में शुरुआत हुई थी। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सो हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है, यहाँ पर हिंदी और संस्कृत का नाम पहले जाता है। कौन सा? हिंदी और संस्कृत। तो हिमाचल प्रदेश है जो भारत का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया हुआ है। और 2019 में जो है राज्य सरकार ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित किया हुआ था। तो जैसे हाँ, हिमाचल प्रदेश की, मतलब हिमाचल प्रदेश या कहें पहाड़ी राज्यों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटे-छोटे क्षेत्रों में उनकी भाषाएँ बदलती रहती हैं ऐसे, है ना? तो हो सकता है यहाँ का कल्चर अलग है, तो फिर यहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, यहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, तो यहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो यहाँ का कल्चर अलग है। सबके सेम कल्चर भी नहीं है, तो इसी प्रकार से इनकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत अंतर होता है इन सबकी लैंग्वेज में, ठीक है? यहाँ पे भारत की किस पड़ोसी देश के साथ मैकमोहन रेखा है? अरे बाप रे! इतना कठिन क्वेश्चन, मतलब मैकमोहन रेखा के बारे में पूछ लिया। इतना कठिन क्वेश्चन तो मतलब पॉसिबल ही नहीं, कैसे सॉल्व कर पाओगे? भाई पाकिस्तान तो नहीं है, पता नहीं यार मुझे तो, पाकिस्तान है कि नहीं है, है ना? अरे यार चीन भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना? नेपाल, म्यांमार। अब देखो भाई, बता दो इसके बारे में क्या सही आंसर है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या सही आंसर है भाई। अगर ये नहीं बताया ना आपने कि मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, फिर क्या ही मतलब है? किस पड़ोसी देश के साथ रेखा साझ करती है, मुझे नहीं पता है ना? यहाँ पे भी आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल गुजरात में स्थित है। हाँ सही है, सत्य पूछ रहा है भाई। गुजरात के में तो स्थित है, केवल गुजरात में स्थित है, पूछ रहा है केवल गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है ना? भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है नहीं यार भाई। नमक के मैदान से, हाँ ये तो प्रसिद्ध है, नमक के मैदान 2010 में स्थापित किया था, नहीं भाई 1999 में स्थापित किया हुआ था। तो केवल गुजरात में नहीं स्थित है, बल्कि गुजरात प्लस राजस्थान के क्षेत्रों में स्थित है। गुजरात प्लस राजस्थान के क्षेत्रों में स्थित, कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी आता है। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, कच्छ का रण जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में विस्तृत है, और यह 1999 में स्थापित हुआ था। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है, नमक के विशाल मात्रा से और खारे पानी की झीलें मिलती हैं यहाँ पर। जंगली गधे खुर का प्राकृतिक आवास है और अनेक प्रवासी पक्षियों का भी घर है। रण उत्सव यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतंडा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भारतंडा पक्षी अभयारण्य
मैंने आंसर ही दिखा दिया आपको। भारतंडा पक्षी अभयारण्य जो है वो पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में स्थित है। किस जिले में स्थित है? भटिंडा जिले में स्थित है। अभी देखो हाल ही में यार कितना सारा नुकसान हो गया है पंजाब में बाढ़ की वजह से। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा मेरे दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी चल रही थी। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन क्यों हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ था? पतन क्यों हुआ था? इनकी वजह क्या क्या थी? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और फिर बताना है कि जो हाल में बाढ़ हो रही है, बाढ़ पड़ी है, क्या उसका इम्पैक्ट इसी पंजाब में हो गई, जम्मू कश्मीर में बाढ़ हो गई, क्या एक कारण हो सकता है बाढ़? बाढ़ एक कारण है। तो बाढ़ एक कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का एक कारण हो सकता है। तो आपको इसको थोड़ी सा डिस्क्राइब करना है कि क्यों है ये। ठीक है ना? यहाँ पर देख लीजिए भारतंडा पक्षी अभ्यारण्य। तो कृत्रिम झील पर बना अभ्यारण्य है जो प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस साइबेरियन सारस, बतख की विभिन्न प्रजातियां और अन्य जल पक्षी मिलते हैं। 1982 में स्थापित है और 1666 हेक्टेयर क्षेत्र में है। और यह रात का मतलब जो पंजाब राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। तो इसको ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि रामसर स्थल भी है भारतंडा पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो निम्नलिखित का सही मिलान करिए। लोकटक झील कहाँ पे मिलती है? डल झील कहाँ पर मिलती है? पुलिकट झील कहाँ पर मिलती है? और सांभर झील कहाँ पर है? तो सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में, लोकटक झील मणिपुर में है और डल झील जम्मू कश्मीर में है। सो एक का दो, बी का वन, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी कि ए नंबर सही है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर एक यहाँ पर सबसे फेमस क्या है? सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? कोई तैरता हुआ कुछ है यहाँ पर, तो वो बताओ कमेंट में। क्या तैरता है भाई? यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कोई, है ना? उसका नाम बताओ। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ है जो, इसका नाम बताओ आप। नाम बताना है तो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। यहाँ पर देखिए, लोकटक झील मणिपुर में सबसे मीठी पानी की झील है और तैरते द्वीपों में हुम्दी के लिए प्रसिद्ध है। और डल झील जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। और पुलिकट झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, खारे पानी की झील है। सांभर झील है वो राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, ये जो राजस्थान है, देखो दो प्रकार, दोनों झीलें, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो समुद्र है, समुद्र के पास वाली जो झील है वो भी खारे पानी की झील होगी, खारे पानी की झील होगी। और वहीं जो राजस्थान है, तो राजस्थान में अत्यधिक तापमान या कहें टेम्परेचर जब अधिक होता है, उसकी वजह से यहाँ पर खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो इसलिए यहाँ पर सांभर झील है। इसके बारे में थोड़ी सा आपको डिटेल में पढ़ना और बताना है इसके बारे में कि भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, और क्या आप सही तथ्य की खोज कर सकते हैं। तो सही तथ्यों की खोज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछना है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ है। यह केवल भारत और नेपाल में फैली है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो यह केवल भारत नेपाल में फैली है। यह एक भी सही, ये भी तथ्य सही गलत हो सकता है। गलत ही तथ्य है क्योंकि भारत नेपाल में नहीं फैली है, बल्कि पाकिस्तान में है, चीन में है, भूटान में है, अफगानिस्तान में, बहुत सारे क्षेत्रों में फैली हुई है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ था। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, ये भी सही है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर है। ठीक है, यह लगभग जो है कितने 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसलिए विकल्प कौन सा गलत है? सी नंबर गलत है और एक प्रकार से सही है। ठीक है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसकी विशेषता क्या है? तो अटाकामा रेगिस्तान जो है वो बताना है आपको कहाँ पर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्म रेगिस्तान नहीं। चिली का विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, तो ये हो सकता है पॉसिबल वे में। अर्जेंटीना सबसे ठंडा रेगिस्तान, ये भी नहीं। पेरू का सबसे छोटा रेगिस्तान, ये भी नहीं हो सकता है। तो चिली विश्व का सबसे छोटा शुष्क रेगिस्तान है ये। और शुष्क रेगिस्तान के साथ साथ गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। और कुछ स्थानों पर सैकड़ों वर्षों से बारिश नहीं हुई है। और ये किस किनारे पर स्थित है? प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। प्रशांत
महासागर के तट पर भी स्थित है। एक बड़ा भयंकर वाला क्वेश्चन उठता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपके नज़दीक में समुद्र की सीमा है और फिर भी बरसात नहीं हो रही, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये कारण जानने के लिए मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब आपको वहाँ पर बता दूँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी या कहें वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाऊँगा, तब ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँगा वहाँ पे। और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि समुद्र किनारे होने के बावजूद भी अटाकामा रेगिस्तान में रेगिस्तान है। ठीक है? ये बड़ा क्वेश्चन होता है कुछ बच्चों के, जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है। प्रशांत महासागर स्थित है और एंडीज पर्वत की छाया में पड़ता है। इसकी अत्यधिक शुष्कता के कारण यहाँ मंगल ग्रह के समान परिस्थितियाँ हैं और यहाँ नासा नासा यहाँ अपने मंगल मिशन की तैयारी करता है। ये भी देखो लिखा हुआ। प्रश्न नंबर 30 आता है। कथन नंबर ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR तकनीक का उपयोग किया गया है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सा, क्योंकि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन RAPS रावत भाटा में स्थित है। कहाँ पर? रावत भाटा में स्थित है। और यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें PHWR तकनीक का उपयोग किया गया है। PHWR तकनीक का उपयोग किया है। और PHWR तकनीकी जब हम रेडियो एक्टर पढ़ेंगे, रिएक्टर पढ़ेंगे, रेडियो रिएक्टर पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? PHWR तकनीकी होती क्या है? जो भारत द्वारा कनाडा में CNDU तकनीक के आधार पर विकसित की गई है और यह तकनीकी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करती है, जो भारी पानी को D2O को मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करती है। इसके बारे में हम बता रहा हूँ, बाद में जब हम रेडियो रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट है, तो केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? जब बेसिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कांडला बंदरगाह की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेल आयात के लिए किया जाता है, विभाजन के बाद कराची के विकल्प के रूप में, मत्स्य निर्यात के लिए, पर्यटन के विकास के लिए। तो बेसिकली कांडला बंदरगाह की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी कि विभाजन के बाद जो कराची था, अब कराची के बाद कोई ना कोई ऐसा बंदरगाह तो चाहिए था, तो विभाजन के बाद कराची के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था। और कांडला बंदरगाह है कहाँ पर? है गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। और 1947 में विभाजन के बाद विकल्प के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन के बाद कराची पाकिस्तान में चला गया और भारत को पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह की आवश्यकता थी। यह प्रमुख बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के रूप में विकसित किया गया, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है? और कब चालू हुआ था? 2008 में चालू हुआ था ये। 2008 में चालू हुआ था और भारत के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में से एक है। और जो बेसिकली यह हवाई अड्डा है पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई स्टेशन है। पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा है। भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है? और ये बेसिकली शमशाबाद में स्थित है। GMR ग्रुप द्वारा संचालित है और दक्षिण भारत का एक प्रमुख हब भी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित रेल गेज को उसकी चौड़ाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आता है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज की सबसे जो है वो 1676 मिलीमीटर है। 1676 मिलीमीटर है। इसके अलावा आता है स्टैंडर्ड गेज। जो स्टैंडर्ड गेज है वो 1435 मिलीमीटर आता है। 1435 मिलीमीटर। और फिर आता है मीटर गेज जो आता है 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर। और फिर उसके बाद आता है नैरो गेज। इसकी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक 762 मिलीमीटर से लेकर और 610 मिलीमीटर तक। 610 मिलीमीटर तक। तो कुल मिला के सबसे पहले नंबर पे कौन आ गया? 1 नंबर। फिर उसके बाद आ गया आपका स्टैंडर्ड गेज, मतलब 4 नंबर। फिर उसके बाद आपका आ गया मीटर गेज यानी कि 2 नंबर। और उसके बाद आपका आ गया नैरो गेज, तीसरा नंबर। तो 1 4 2 3 यानी कि A नंबर सही है। ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है नैरो गेज जो है वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग होता है। इस चीज़ को बचा रखना है। अधिकतर ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो चुकी है रेल लाइन।
अब ऐसा नहीं है, बहुत कम ही रेल लाइन है जहाँ पे कुछ और अन्य गेजों का प्रयोग होता है, छोटे गेज का प्रयोग होता है। असम राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बंगाली तो पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन बट है नहीं, आधिकारिक भाषा नहीं है, बंगाली बोली जाती है वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में। बस जो असम है, तो असम में केवल असमिया बोली जाती है जो आधिकारिक भाषा है यहाँ पर। असमिया जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भी है, इसमें 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। और यह तिब्बती बर्मन भाषा है, तिब्बती बर्मन भाषा, ठीक है। और तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर असम में बोडो भी बोली जाती है, एक बोली है जो बोडो बोली जाती है, 8वीं सूची में शामिल की गई थी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो संविधान की 8वीं सूची में 2003 में शामिल की गई थी, असम में बोडो लैंग्वेज जो थी, ठीक है। राज्य में बंगाली भाषी लोग भी रहते थे, लेकिन बंगाली आधिकारिक भाषा नहीं है। तो 8वीं सूची में जो भाषा शामिल की गई थी उनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो उनको आपको याद मान लेना, पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 35। म्यांमार के साथ भारत की सीमा किन राज्यों से लगती है? म्यांमार के साथ भारत की सीमा, हाँ, इन राज्यों के नाम जरूर आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये राज्य कई बार पूछे जाते रहे एग्जाम में। कौन कौन से यहाँ पर आप देखोगे, जब ये वाली सीमा आती है जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऐसी सीमा आती है, तो कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर सबसे पहला राज्य आता है, जैसे एक यहाँ पे मिजोरम, नागालैंड, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और कौन सा बचा है? मणिपुर। तो ये यहाँ पर कुछ क्षेत्र है जो मणिपुर आ जाता है ऐसे, इन क्षेत्रों में। सो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर, और फिर मिजोरम, मिजोरम, ये वाले क्षेत्र आते हैं। यही भारत की, और जो मिजोरम है, भारत की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीजें, और भारत सरकार सीमा को सील करने की योजना बना रही है, यहाँ से अवैध प्रवासन और तस्करी की समस्या होती है, और ये जल्द ही बंद हो चुकी होगी टोटली। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो एक जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है वो, तो वो है मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये मध्य प्रदेश का सबसे फेमस जो है मध्य प्रदेश का सबसे फेमस हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। और भारत का ये 5वां बायोस्फीयर रिजर्व है, 5वां बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमढ़ी बायोस्फीयर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, 1999 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे ये चीज फैक्ट बताना भूल गया था मैं, 1999 में स्थापित हुआ था। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली जो है इस वर्ष में स्थापित हुई थी, तो 1980, 1984, 1985 और 1990। सो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल के पलक्कड़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे? केरल के पालक्कड़ जिले में पड़ता है, पालक्कड़ जिले में पड़ता है, ठीक है। और यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए जाना जाता है, वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। वो यहाँ पे क्या हो गया, 1984 में ये स्थापित हुआ था। और यहाँ पे कुछ और जानवर पाए जाते हैं, जैसे सुर, शेर पुंछ मकाक, लायन टेल्ड मकाक। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिंगाड़े झींगुर नहीं पाए जाते हैं, तो आमतौर पर सुर करते हैं। यह जैव विविधता के लिए दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आता है प्रश्न नंबर 38, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का सही मिलान करना है। भितरनगा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य और तमिलनाडु हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। तो सबसे पहले आता है भितरनगा राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर एक खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं, यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं।
नगर राष्ट्रीय उद्यान में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है और मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। पॉइंट कैलीमरी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग पठार पे पड़ता है। हजारीबाग पठार पे पड़ता है। यहाँ पर किसका मंदिर है, कोई जैन मंदिर है वो बताओ, जैन मंदिर किसका जैन मंदिर है हजारीबाग पठार पे, पहाड़ी पे। तो इसका जो सही आंसर हो गया, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ए नंबर सही। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। पॉइंट क्लेमर अभ्यारण्य तमिलनाडु से है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। और अब यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान का ध्यान रखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, कोलेरू झील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील के बारे में पूछा हुआ है। ये लास्ट टाइम यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2023 में कोलेरू के बारे में। अब इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोलेरू लेक कहाँ पूछा, कब पूछा गया था। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है। तो यही कोलेरू लेक थी वो। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित, कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। और इसको 2002 में रामसर साइट बनाया गया था। 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर स्थल घोषित किया गया था। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे पेलिकन और भी सारे नाम हैं। यहाँ पे बताता हूँ आपको। पेलिकन हो गया, स्पून हो गया, बिल्ड स्टार्क हो गया, आदि हो गया। मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ये सारी चीज़ें तो हो ही सकती हैं। जहाँ पर झील होगी वहाँ पर मछली पकड़ना स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 40 आता है, उरल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह मुख्यतः किस देश में स्थित है। तो उरल पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है, किस देश में स्थित है। और यूरोप और, ये उरल नहीं है, यूराल है। यूराल पर्वत श्रृंखला है, उरल गलत लिख दिया यहाँ पे। तो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पर स्थित है, मुख्यतः बेसिकली रूस के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और रूस जो यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक भूगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखा उरल ही रखा हुआ है बट यूराल है। ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला, गलत लग गया था। ठीक है, और यूरोप एवं एशिया के बीच प्राकृतिक भौगोलिक सीमा बनाती है। यह उत्तर में आर्कटिक समुद्र से दक्षिण में कैस्पियन सागर तथा लगभग 25 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह रूस के पश्चिमी साइबेरिया यूरोपीय रूस को अलग करती है। इस क्षेत्र में प्रचुर खनिज संपदा है, जिसमें लोह, कोयला, तेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विक्टोरिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया, देखो मैंने इतने सारे रेगिस्तान कंप्लीट हो गए हैं। अब एक जो हर महाद्वीप का एक फेमस रेगिस्तान है, तो उसमें से ये रेगिस्तान जो है, विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैंने सारे कंप्लीट कर दिए थे। रेगिस्तान कौन कहाँ पे हो सकता है, तो मैंने ट्राई किया हुआ था कि रेगिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए इसमें। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैला है। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल आपको याद जरूर करना है, 3,48,750 वर्ग किलोमीटर। 3,48,750 वर्ग किलोमीटर। और यह रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पर यह रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। और यह अनेक स्थानिक पौधे जीव पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख रेगिस्तान है, जैसे गिब्सन, तनावी, स्टेलेजिकल की प्रमुख हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। सो काकरापार जो है, आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको कि किस जिले में स्थित है और कहाँ पर स्थित है। सो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में जो है वो सूरत में स्थित है। सूरत के पास स्थित है। सो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के पास स्थित है। ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है, तो मैंने बताया था आपको कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी की 2 वीडियो बनाई हुई हैं। एक बाइलिंगुअल फॉर्म में है, जिसमें लेकिन काफ़ी सारी गलतियां हैं। ठीक है, जब काफ़ी सारी गलतियां हैं तो वहाँ पे स्वाभाविक तौर पे सही करने की संभावना कम है। तो फिर मैंने इसमें से एक इसमें वीडियो बनाई थी हिंदी में। ठीक है, तो वो अभी हाल ही में की है, संपूर्ण भारतीय भूगोल के नाम से है। उसको आप देख सकते हैं, संपूर्ण भारतीय भूगोल के नाम से है। और इसकी लिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो यहाँ पे ये वाले कोने में दिखेगी।
आप ऊपर देखो अच्छे, बिल्कुल कोने में, राइट कोने में दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये है, कहाँ पर, ताप्ती में पड़ता है। काकरापार परमाणु स्टेशन गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और PHWR रिएक्टर इकाइयां हैं जो क्रमशः 1993 1995 चालू हुई थी। यह संयंत्र न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा संचालित है। ताप्ती नदी में कूलिंग के लिए पानी लिया जाता है और वर्तमान में यहाँ 2 उन्नत इकाइयों का निर्माण चल रहा है। प्रश्न नंबर 43 है, एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? एन्नौर बंदरगाह का नाम, तो इसका एन्नौर बंदरगाह का नाम है कामराजर। कामराजर, जिसका नाम अभी हाल ही में बदल गया था। और एन्नौर बंदरगाह पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु में बनना है, पड़ता है, और चेन्नई के उत्तर में स्थित है। चेन्नई के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। मैं एक काम करूंगा, एक पोर्ट्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। पोर्ट्स हो गया, मैं आपको जो जो बताता जा रहा हूँ, रामसर साइट हो गया, रामसर साइट हो गया, इन सब की बाद एक एक करके मैं अलग अलग वीडियो बनाता चलूंगा और उसकी प्रैक्टिस भी आपको वहीं पे करवा दूंगा। सिंपल शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी तथ्य इसमें शामिल कर दूंगा। और चेन्नई में के उत्तर में स्थित है। इसका नाम बदलकर कामराजर बंदरगाह कर दिया गया था। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में रखा गया था। यह एक प्रमुख बंदरगाह है, कोयला एस्क कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करता है। और चेन्नई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 44 है, लेह कुस्कसोक बाकुला रेमपोचे हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इतना भयंकर वाला नाम मुझे ही ठीक से याद नहीं हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में पॉसिबल नहीं है, जम्मू कश्मीर में पॉसिबल नहीं है, उत्तराखंड में पॉसिबल नहीं है, यहाँ के सरल नाम होते हैं, तो बच्चा कौन सा? लद्दाख। इस तरीके से भी तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है लेह, लेह कहाँ पे होता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, पहले ही नंबर पे। तो ये बेसिकली 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और भारत के सबसे ऊंचे प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। और इसका प्रसिद्ध जो नाम है वो बौद्ध भिक्षु कुशसोक बकुला रिम्पोचे के नाम पर पड़ा हुआ था। लद्दाख के आध्यात्मिक नेता माने जा मतलब थे। ठीक है, यह सामरिक हवाई अड्डा है, पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 45 आता है, भारतीय रेल में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। हाल फिलहाल तो वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी। तो अगर शताब्दी एक्सप्रेस से अभी ऑप्शन मिलेगी तो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस लगाना है। अभी कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस दोनों की रफ्तार सेम ही तो है, बट क्या अंतर है? वो है इसका जबरदस्ती का चलना। मैं खान सर की बहुत दिन पहले एक रील देखा था, खान सर बोल रहे थे कि इसको जबरदस्ती हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है कि ये है, तो उसकी वजह से जब इंपॉर्टेंस इसको मिल गई, इसकी वजह से इसका किराया भी बहुत सारा बढ़ा दिया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, अब मैं भी मतलब ऐसा नहीं है, खान सर हो गया, बाकी टीचर्स हो गया, सबको ही मतलब अपन लोग रील्स देखते हैं, वीडियोज देखते हैं, तो उनके भी फैन रहे हैं अपन। एक टाइम पे अभी फैन हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। फैन तो उनके कामों का हूँ मैं सबसे ज़्यादा। वो बहुत इतने शानदार शानदार काम करते हैं खान सर की, हाय हाय, मतलब मजा ही आ जाता है सुन के। काश थोड़ा हम भी कर पाते, कभी कर पाएंगे। मेरा एक NGO है, गिव स्माइल फाउंडेशन के नाम से चलता है। गिव स्माइल फाउंडेशन के नाम से चलता है। ये मैंने 2019 में बनाया हुआ था। 2019 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब ग्रेजुएशन के दौरान मैंने बना लिया था ये। और उसको रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था जब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहीं पे। वहाँ के बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन पढ़ाता था, देता था, और जो भी सर्विस होता था, सामान होता था, तो पैसे कहाँ से कलेक्ट करता था? हॉस्टल में रहता था, सारे बंदों से कलेक्ट कर लेता था पैसे, वहाँ से पैसे दे देता था। कभी कुल एक बार मैंने जब इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था, स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे मतलब जो वहाँ पे कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने इसमें 2000 रुपये दिए थे। कुछ बच्चे हंस रहे थे, छोड़ो कोई बात नहीं। अब वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे 2000 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, चाहे 10 रुपये, दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, और भारत में निर्मित हाई स्पीड ट्रेन है, जो ट्रेन 18 के नाम से भी जानी जाती है। इसकी पहली सेवा है जो 2019 में नई दिल्ली के वाराणसी रूट पर शुरू हुई थी, और वातानुकूलित है, इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं। गतिमान एक्सप्रेस की अधिकतम गति है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रश्न नंबर 46वां है, गुजरात राज्य की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? तो गुजरात राज्य की कौन सी भाषा होगी? एक ही भाषा है जो मुझे समझ में आ रहा है, वो केवल गुजराती का सही आंसर गुजराती है। और गुजराती भाषा जो है 1950 में ही शामिल कर दी गई थी, जब 8वीं अनुसूची बनाई गई थी। 8वीं अनुसूची बनाई गई थी, तभी से हिस्सा है। अभी जो मैंने आपको बताया हुआ था, कुछ भाषाएं थी, मैंने कितनी बताई थी? 14 भाषाएं थी टोटल। बाकी भाषाएं जो हैं, 8 भाषाएं, उनके नाम आपको शुरुआत वाली फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था, उनके नाम आपको याद करने हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ। सिंधी भी 8वीं अनुसूची में है, 1967 में शामिल की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है। भूटान भारत के साथ छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है, नहीं। अभी हमने बताया हुआ था अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भूटान एक स्थलबद्ध देश है, बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर हो गया, केवल 2 सही आंसर हो गया। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर साझा करता है, जबकि भूटान है वो 699 किलोमीटर साझा करता है। क्योंकि भूटान एक स्थलबद्ध देश है जिसकी कोई समुद्र सीमा नहीं है। भूटान की सीमा केवल भारत और चीन से लगती है। यहाँ बता रखी है भूटान हमारी राज्य है, उसकी राजधानी जो है वो थिम्पू है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको बताना है, सो नंदा देवी पर्वत का नाम सुना होगा आपने। मैं बार बार बोलता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो देख लो आप, अगर याद नहीं आपको तो उत्तराखंड में पड़ता है। और कब स्थापित किया हुआ था? तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है 1988 में स्थापित हुआ था। और 2004 में यूनेस्को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर में शामिल नेटवर्क में शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है और फूलों की घाटी के लिए राष्ट्रीय उद्यान में शामिल करता है इसमें। ठीक है। नंदा देवी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये बेसिकली 7,816 नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी पर्वत बोलते हैं, नंदा देवी शिखर। नंदा देवी शिखर भी कह दो, नंदा चोटी भी कह दो, कुछ भी कह दो। तो 7,816 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह क्षेत्र जो है अल्पाइन वनस्पति और हिमतेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 49 आता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। और यह मुख्यतः बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए? बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा भी है। प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। 1977 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इसको। 1977 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ मुख्यतः इसका जो फोकस है वो बाघ संरक्षण पर है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करना है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 50वां आता है, निम्नलिखित रामसर स्थलों में उसकी मान्यता के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। सांभर सॉल्ट लेक, कांजली झील, रोपड़ झील, हरीके झील। तो सांभर जो स्थल है, जब उसका मान्यता मिली थी यानी कि घोषणा की हुई थी, तो उसके आधार पर हमें लगाना है इसको। तो सबसे पहले हरीके झील है जो 1990 में घोषित की गई थी, और सांभर झील है जो दोनों 1990 में घोषित हुई थी। यहाँ पर तो सबसे पहले इसको ध्यान रख लेना है। अब फिर आता है कांजली झील है, वो 2002 में शामिल की गई थी। और जो रोपड़ झील है उसको भी 2002 में शामिल किया गया था। अब इसको किसी भी तरीके से लगा दो, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ जाननी थी कि किसको कब शामिल किया गया था, तो वो जानना था आपको। तो चाहे आप इसको लगा दो कि मतलब 1 लगा दो, फिर 2 लगा दो, और उसके बाद नहीं 1 लगा दो, एक एक शामिल कर लो, 4 शामिल कर लो, और उसके बाद 2 शामिल कर लो, और उसके बाद 3 शामिल कर लो, तो तब भी सही है। और चाहे उस तरीके से 4 1 2 3 शामिल कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी प्रकार से कर सकते हो इसको। ठीक है, वो अपने अनुसार है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना था कि कब कहाँ पे स्थित है। तो हरीके जो है, हरीके और रोपड़, ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। कांजली झील भी पंजाब में है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। राम सरस्वती वाली, लेकिन हरीके पहले मान्यता पाई गई। ये सभी उत्तर भारत में महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र है। हरीके डैम रोपड़ पंजाब में है, कांजली पंजाब में, राम सांबा राजस्थान में स्थित है। फिर आता है प्रश्न नंबर 51, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सो इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो केटू गार्डवेन ऑस्टिन है। गार्डवेन ऑस्टिन है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है सर्वोच्च शिखर है केटू गार्डवेन ऑस्टिन, 8,611 मीटर सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। और ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है? जो पीओके का क्षेत्र है वहां पर है। पीओके का क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत पाकिस्तान में चीन की सीमा से काराकोरम हिमालय से अलग पर्वत श्रृंखला है, और यह है भारत पाकिस्तान और चीन में फैली है। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन और ब्याफाओ। ठीक है। फिर आता है प्रश्न नंबर 52, रूब अल खाली रूब अल खाली रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप का नाम पूछा है, तो किस महाद्वीप का नाम स्थित है? रूब अल खाली। रूब अल खाली जो है वो एशिया में स्थित है। ठीक है, यह मतलब एशिया महाद्वीप में है। और यहाँ पर ये रूब अल खाली कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री पड़ती हैं? जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब,
फिर उसके बाद कौन सी पड़ती है यहाँ पर, ओमान, ओमान, उसके बाद यूएई, यूएई और यमन में फैला है, और यमन में फैला हुआ है यहाँ पर है। और इसका क्षेत्रफल 6,50,000 वर्ग किलोमीटर है, 6,50,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पर विशाल रेत के टीले पाए जाते हैं जो 250 मीटर तक ऊंचे होते हैं, अत्यंत शुष्क और जहाँ तेल के भंडार भी मिले हैं, तो इसलिए ओमान में भी तेल के भंडार है, यूएई में तेल के भंडार है, यमन में भी तेल के भंडार, सऊदी अरब में भी तेल के भंडार हैं। तो फिर आता है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया था। तो दोनों सही हैं। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो कांचीपुरम जिले में स्थित है। कांचीपुरम जिले में स्थित है। कांचीपुरम जिले में स्थित है। और यहाँ इंदिरा गांधी सेंट्रल एटॉमिक रिसर्च स्थल है। ठीक है। हाँ, और यह प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 500 मेगावाट क्षमता का है। कितना? 500 मेगावाट क्षमता का है। यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है इसमें और प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करता है। इनको भी हम उसी में पढ़ेंगे बाद में, जब विस्तार से पढ़ेंगे जब इन चीज़ों। फिर आता है 54 नंबर क्वेश्चन। मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसकी विशेषता क्या है? मुंद्रा, मुद्रा, मुंद्रा बंदरगाह, तो ये गुजरात में है और ये निजी बंदरगाह है। और गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। और बेसिकली ये अदानी पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। अडानी पोर्ट्स कंपनी है जो इसके अंतर्गत आता है। और अडानी पोर्ट्स या कहें SEG लिमिटेड, SEZ लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित, लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित है। और यह कार्गो हैंडलिंग को में प्रमुख वो है। कार्गो हैंडलिंग में भारत के प्रमुख बंदरगाह में से एक है। मुख्यतः कोयला, कच्चा तेल, कंटेनर, अन्य सामान्य मार्गों कार्गो को हैंडल करता है। यह गुजरात में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की क्या विशेषता है? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की विशेषता पूछ रहा है। तो यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह पूर्णतः सौर ऊर्जा में से संचालित है और यह सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो बेसिकली कोच्चि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पूर्णतः सौर संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है। तो यहाँ पर यही है। और यह विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो इस प्रकार से सौर ऊर्जा से संचालित है। विश्व का पहला हवाई अड्डा है, पहला हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है। और 2015 में वो सौर ऊर्जा आधारित बनाया हुआ था पूर्णतः रूप से। और यह जो है 46 मेगावाट तक सौर ऊर्जा जनरेट करता है, 46 मेगावाट तक। यहाँ पर लिखा हुआ 2015 में पूर्णता है और सौर 46 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट स्थापित है। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। एनईसी द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा भी है। प्रश्न नंबर 56 में आता है। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कोंकण रेलवे, मेट्रो रेल, कलकत्ता दिल्ली मेट्रो, राजधानी एक्सप्रेस। तो इन सबको लगाना है। सबसे पहले कलकत्ता मेट्रो है जो, वो कलकत्ता मेट्रो कब स्थापित हुई थी? 1984 में, भारत की पहले मेट्रो है। फिर राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 1969 में शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कोंकण रेलवे है जो 1998 में पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुकी थी। और दिल्ली मेट्रो है वो 2002 में प्रारंभ हुई थी। तो अब इसको लगा लो। सबसे पहले 1984 आता है दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे, उसके पहले आता है जो राजधानी एक्सप्रेस 1969 में, 4-2। फिर उसके बाद आपका आया 1998 कोंकण रेलवे। उसके बाद आया आपका दिल्ली मेट्रो, मतलब 4-2-1-3, 4-2-1-3 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा है राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली हावड़ा के बीच में पहली बार चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आता है कथन ए। और पंजाब राज्य में दो आधिकारिक भाषाएं हैं। पंजाब राज्य में दो आधिकारिक भाषाएं हैं और पंजाब में पंजाबी और हिंदी दोनों व्यापक रूप से बोली जाती है। तो दो आधिकारिक भाषाएं नहीं है, इसलिए ए गलत है और आर सही है। केवल एक आधिकारिक भाषा है, वो है पंजाबी। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? पंजाबी, पंजाबी है। और क्योंकि पंजाबी वास्तव में पंजाबी और हिंदी दोनों की व्यापक रूप से बोली समझी जाती है। और हिंदी यहाँ पर प्रयोग हो सकती है बट आधिकारिक भाषा नहीं है। प्रयुक्त होती है बट आधिकारिक भाषा नहीं है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और सिख धर्म की धार्मिक भाषा भी यही है। ठीक है।
फिर श्रीलंका के साथ भारत को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो बताना है श्रीलंका के साथ कौन सा भारत को जलमार्ग अलग करता है, तो वो है पाक जलडमूमध्य, पाल जलडमूमध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच संकीर्ण जलमार्ग है, संकीर्ण जलमार्ग है, ठीक है। तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के जाफना के बीच स्थित है। जब आप यहाँ पर जाएंगे और ये श्रीलंका है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ये वाला क्षेत्र है, ये पाक जलडमूमध्य है। तो यहाँ पर जो पड़ता है वो ये पड़ता है क्या, तमिलनाडु का रामेश्वरम, तमिलनाडु का रामेश्वरम, रामेश्वरम। और यहाँ पर जो पड़ता है श्रीलंका का जाफना, श्रीलंका का जाफना क्षेत्र, जाफना क्षेत्र। जो ये चौड़ाई जो है सबसे कम स्थान पर केवल 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तक स्थित है। और यहाँ एडम्स ब्रिज राम सेतु स्थित है, जो चूना पत्थर रेत प्रवाल से बना प्राकृतिक पुल है। मन्नार की खाड़ी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? अगस्तमलाई जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है। जैसे जिस प्रकार से मैंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया हुआ था, इसी प्रकार से अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, तो केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में स्थित है। छोटा सा क्षेत्र है, जब जहाँ पर यहाँ पे आप जाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र है, सो ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तृत है और 2001 में स्थापित किया हुआ था। अगस्त मालयाई 2001 में स्थापित हुआ था और यह पश्चिमी घाट का स्थित है। और यहाँ पर देखो नीलगिरी ताहिर भी मिलता है यहाँ पर। कहाँ गया? नीलगिरी ताहिर शेरपुंछ मकाक और हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, तो इसलिए ये फेमस है। और इसका नाम जो है अगस्त ऋषि के नाम पर रखा गया था। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 60वां क्वेश्चन है। अब इसके बाद मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बेसिकली नीलगिरी ताहिर के लिए फेमस है। नीलगिरी ताहिर के थोड़ी सा सर्च कर लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार थोड़ी, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में, नीलगिरी जिले में पड़ता है। और ये नीलगिरी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। और बेसिकली यह मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है जो 1982 में स्थापित हुआ था, ठीक है। नीलगिरी तरह एक यहाँ पर स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। और पश्चिमी घाटों में पाई जाती है, बेसिकली पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। सो हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पार्क के ऊंचे घास के मैदान और 16 घास के लिए प्रसिद्ध है और नीलगिरी 60 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास थी। तो 60 इंटू 3 बराबर मतलब 18, 180 क्वेश्चन हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और अपना जो प्लान है वो कितना है? 420 क्वेश्चन का प्लान है, मतलब 7 है ना। तो 7 क्वेश्चन का प्लान है, मतलब अभी तक इतने क्वेश्चन आपके निपट चुके हैं। वहीं आपके पॉलिटी और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लासेस और बची हैं दोनों, पॉलिटी हिस्ट्री में। परसों से जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी, जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स प्रारंभ कर चुके हैं, ठीक है। तो उसको भी खत्म करेंगे जल्द से जल्द। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कल परसों का टाइम है, फिर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स और प्लस इंडियन ज्योग्राफी 2 कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्राइम जीएस एकेडमी को डाउनलोड कर लें, उसके माध्यम से आप 5 जो कंप्लीट जी के जीएस टेस्ट सीरीज हैं वो मिल जाएंगे आपको 5, और 5 और ऐड करूँगा इसमें, टोटल 10 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हो। तो शुक्रिया, धन्यवाद।